नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्ज़ाम 2021 का जो शिफ्ट 1 में पेपर हुआ था उसका पार्ट 1 लेके आए हैं। इसको हम 2-3 पार्ट में लाएंगे और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे आपको पॉइंट टू पॉइंट कि किस तरह से प्रीवियस ईयर में पेपर आया था। और अभी हमारी जो परीक्षा होने वाली है वो अक्टूबर 2022 में होने वाली है। ठीक है, तो ध्यान रखिए, अभी हमारे पास काफ़ी वक्त है और हम काफ़ी अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का सही क्रम क्या है। ठीक है, तो देख लेते हैं शेरशाह सूरी, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी और इल्तुतमिश। तो दोस्तों शेरशाह सूरी का जो शासनकाल है वो 1540 से 1545। ठीक है, जब हुमायूं को हरा देता है शेरशाह सूरी 2 युद्धों में, एक तो चौसा की लड़ाई थी, दूसरा बिलग्राम कन्नौज का युद्ध होता है। तो यहाँ पर शेरशाह सूरी का राज्याभिषेक होता है और 5 साल तक शासन करता है। इसके बाद उसके उत्तराधिकारी आते हैं। ठीक है, अकबर का कब से कब तक रहा, 1556 से 1605 तक। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक। ठीक है, इल्तुतमिश गुलाम वंश का शासक था और ये आता है आपका कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद। ठीक है, इसका शासनकाल रहता है 1211 से 36 तक। ठीक है, तो देख लीजिए कि किस तरह से ये क्रम है। तो पहले नंबर पे आएगा 4th, दूसरे नंबर पे आएगा 3। 4 और 3 कहाँ पे दिए गए, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर है। ठीक है, और बातें जान लेते हैं। जो इल्तुतमिश है गुलाम वंश का शासक था। ठीक है, गुलाम वंश को और क्या बोलते हैं दोस्तों, मामलुक वंश बोलते हैं, मामलुक। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी का शासक था। अलाउद्दीन खिलजी वंश से था। अकबर मुगल था। शेरशाह सूरी सूरवंश की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने, और शेरशाह सूरी ने रुपया नामक सिक्का चलाया था। जबकि इल्तुतमिश ने कौन से सिक्के चलाए थे, 2 सिक्के चलाए थे। एक तो टका चांदी का था और जीतल पीतल का सिक्का था। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संत शिवाजी के समकालीन थे। दोस्तों कौन से संत थे, जो संत तुकाराम थे वो शिवाजी के समकालीन थे। दोस्तों जो तुकाराम थे, ठीक है, वो वारकरी संप्रदाय की स्थापना की थी इन्होंने, वारकरी संप्रदाय। ठीक है, वारकरी संप्रदाय की स्थापना करी थी और ये भक्ति परंपरा के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि माने जाते हैं। और उनका जन्म स्थान कहाँ पे, महाराष्ट्र में। ठीक है, फिर महाप्रभु चैतन्य ये हमारे दक्षिण भारत से आते हैं, ये भी भक्त परंपरा के कवि थे, भक्ति काल। ठीक है, इनका जो काल है वो 15वीं शताब्दी माना जाता है, 15वीं शताब्दी। ठीक है, और ये वैष्णव संत थे। क्या थे, वैष्णव संत थे, वैष्णव संत थे। फिर आते नामदेव। दोस्तों जो नामदेव थे वो उनका भी जन्म स्थान कहाँ माना जाता है, महाराष्ट्र में जन्मे थे। और ये कबीर से 100-150 साल पहले के संत हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये 13वीं शताब्दी के संत हैं, 13वीं शताब्दी के संत हैं। फिर आते हैं आदिगुरु शंकराचार्य, जो अद्वैतवाद के प्रतिपादक हैं, अद्वैतवाद। ठीक है, अद्वैतवाद के प्रतिपादक हमारे शंकराचार्य जी, जिन्होंने 4 मठों की स्थापना की थी। 4 मठों, वेदांत मठ, आपका गोवर्धन मठ हो गया, आपका शारदा मठ हो गया, और एक ज्योतिषपीठ। ठीक है, तो ये 4 मठों की स्थापना की थी। तो देख लीजिएगा, इस तरह से क्वेश्चन बनेंगे। हो सकता है इस बार कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ ले, तो सारे पॉइंट को ध्यान में रखने की जरूरत है। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। दोस्तों जब 1765 की जो लड़ाई हुई थी, आपका बक्सर का युद्ध हुआ, इलाहाबाद की संधि हुई, तो अंग्रेजों को क्या मिला, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी मिल गई। तो बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना, लॉर्ड क्लाइव। ठीक है, लॉर्ड क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर बना। लेकिन इसके बाद वॉरेन हेस्टिंग को लाया जाता है और बंगाल का प्रथम गवर्नर बनता है। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग। लेकिन 1773 का जो रेगुलेटिंग आता है और यहाँ पर बंगाल का गवर्नर जो था उसका पद बदल दिया जाता है, अब वो कहलाता है बंगाल का गवर्नर जनरल। तो बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें
तो हमारा ये सही उत्तर है, यानी कि बी हमारा सही उत्तर है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। दोस्तों बाकियों के बारे में बात कर ले। लॉर्ड लिटन बहुत ही विवादास्पद गवर्नर था, ठीक है। ये गवर्नर नहीं था बल्कि ये वायसराय था। जब 1857 की क्रांति हुई, इसके बाद जो गवर्नर जनरल का पद था, यानी कि भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था, उसको क्या बना दिया गया, भारत का वायसराय। तो लॉर्ड लिटन के टाइम पे क्या हुआ, एक तो आंग्ल और अफगानिस्तान युद्ध हुआ, ठीक है। दूसरा आंग्ल अफगानिस्तान युद्ध हुआ। इसके बाद क्या हुआ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया, यानी कि भारतीय समाचार पत्रों को दबाने के लिए जो अंग्रेजी के इतर अन्य भाषाओं में जो समाचार पत्र छपते थे उनको दबाने के लिए, उनका दमन करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया। अब बात कर लेते हैं लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में जो सेल्फ गवर्नमेंट है, यानी कि स्थानीय स्वशासन का पिता माना जाता है। किसको, लॉर्ड रिपन को। तो ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन ने और क्या किया था, जो लॉर्ड लिटन वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था उसको क्या कर दिया, निरस्त कर दिया गया, ठीक है। इसने निरस्त कर दिया गया। और इसी के टाइम पे 1883-84 में क्या आया, एक एक्ट आया, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्ट था, इलवर्ट बिल था, जो बहुत ही महत्वपूर्ण था, इसलिए इसको बहुत ही अच्छा वायसराय माना जाता है, ठीक है। अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, चरक संहिता। दोस्तों चरक संहिता संबंधित है किससे, चिकित्सा से संबंधित है। एक होती है हमारी, किसके द्वारा लिखी गई थी, महर्षि चरक जी के द्वारा चरक संहिता की क्या की गई थी, लिखा गया था इनको, ठीक है। तो महर्षि चरक हो गए। दूसरे क्या हो गए, हमारे सुश्रुत। जो सुश्रुत संहिता थी वो महर्षि सुश्रुत के द्वारा लिखी गई थी। तो ये किसका ग्रंथ है, चिकित्सा का ग्रंथ है, ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों जो कलिंग का युद्ध हुआ था 261 ईसा पूर्व, ध्यान रखिए BC लिखा है यहाँ पे, ईसा पूर्व है, ठीक है। और शक संवत की शुरुआत कब हुई, 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत। कलिंग युद्ध अशोक के टाइम पे लड़ा गया, ठीक है। और यहीं पर अशोक का जो युद्ध से मोहभंग हो जाता है और वो धम्म का प्रतिपादन करता है, धम्म का रास्ता यानी कि धर्म का रास्ता अपनाता है, ठीक है। फिर आता है शक संवत की शुरुआत कब होती है, 78 ईस्वी में, ठीक है। इस समय कुषाण शासक था, कौन था, कनिष्क, ठीक है। कनिष्क के शासनकाल में शक संवत की शुरुआत होती है और यहीं पर बौद्ध धर्म की चौथी संगीति होती है, यानी चौथी बैठक होती है। और यहाँ पर बौद्ध धर्म 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक तो महायान, ठीक है, और दूसरा हीनयान, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये होता है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, मुस्लिम युग की शुरुआत 622 ईसा पूर्व में मानी जाती है, ठीक है। मोहम्मद पैगंबर के साथ बाद में क्या हुआ, जो खलीफा थे वो हमारे क्या हो गए, राजनीतिक गुरु भी हो गए। पहले क्या थे, धार्मिक गुरु थे, अब वो राजनीतिक व्यक्ति भी बन गया खलीफा का पद, इसलिए यहाँ पे मुस्लिम युग की शुरुआत मानी जाती है। दोस्तों भारत में पहला जो आक्रमण हुआ था वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने किया था, कहाँ पर, सिंध में। पहला आक्रमण 712 ईस्वी में सिंध पर माना जाता है। अब बात कर लेते हैं डी ऑप्शन की, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई। दोस्तों 1709 नहीं है, 1707 है, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। तो हमारा ये जो डी ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है। अब आगे बात कर लेते हैं, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दादा भाई नौरोजी, ध्यान रखिएगा, इनको ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। दादा भाई नौरोजी जो थे वो यूके में हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने गए थे, पहले व्यक्ति थे जो हाउस ऑफ कॉमन्स में संसद के रूप में चुना गया था, इनको ध्यान रखिए। और इनकी एक और पुस्तक है द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है। जो WC बनर्जी थे इनके बारे में बात कर लेते हैं। व्योमेश चंद्र बनर्जी ये कांग्रेस के पहले सत्र के क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक है,
अध्यक्ष थे, और दूसरे अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी, ठीक है। तीसरे अध्यक्ष दादाभाई नौरोजी। दादाभाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं। कब रहे हैं? 1886 यानी कि दूसरे अध्यक्ष थे, ठीक है। और ये पारसी समुदाय से आते थे। फिर 1893 में भी अध्यक्ष रहे हैं। इसके बाद 1906 का जो अधिवेशन था वहाँ भी ये अध्यक्ष रहे हैं। फिर आते हैं फिरोज शाह मेहता की बात कर लेते हैं। फिरोज शाह मेहता भी कांग्रेस के सदस्य थे और ये नरम दल के नेता थे। फिर आते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल एसोसिएशन के क्या थे? संस्थापक माने जाते हैं। इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक माने जाते हैं। और इसके बाद इनकी पार्टी का विलय हो जाता है कांग्रेस में, ठीक है। और ये कांग्रेस में चले जाते हैं, ध्यान रखिएगा। और कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से इनका भी नाम आता है। अब आगे बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 7 है, ठीक है। 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग की शुरुआत की गई? तो इसका उत्तर हमारा एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, ये 2 ऐसे व्यक्ति थे जिनके नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना की गई है या आंदोलन शुरू किया गया। दोस्तों, भारत में सुशासन के लिए ये आंदोलन शुरू किया गया था। सबसे पहले जो आंदोलन था वो एनी बेसेंट ने 1516 में शुरू किया था, ठीक है, 1915 में। और इसके बाद कुछ ही समय बाद 1-2 महीने बाद तिलक जी ने भी 1915-16 में आंदोलन शुरू किया, ठीक है। जो होम रूल लीग की जो स्थापना की थी, इसका जो एनी बेसेंट का जो मुख्यालय था वो मद्रास था, अभी वर्तमान में चेन्नई है, ठीक है। और जो तिलक जी की होम रूल लीग थी, इसका जो मुख्यालय था महाराष्ट्र में था, ठीक है, महाराष्ट्र में था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो एनी बेसेंट थी, ये भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन की पहली अध्यक्ष थी। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। अगर पूछा जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8, निम्न का मिलान कीजिए। देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? राजा राम मोहन राय द्वारा 1728 में ब्रह्म सभा के नाम से, ठीक है, जिसका बाद में नाम पड़ गया ब्रह्म समाज। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने, ध्यान रखिएगा। कब की थी? 97 में, 1897 में, ध्यान रखिएगा। फिर आते हैं आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती जी ने। फिर सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले, ज्योतिबा या ज्योतिबा फुले भी इनको बोला जाता है। तो ये हमारे ऑप्शन है। डी का 5 कहाँ पे? डी का 5 2 में है, ठीक है, तो 1 और 2 कट जाएंगे हमारा। आर्य समाज मतलब सी का 2, ये भी सही है, ये भी सही है, तो हमारा सी उत्तर है हमारा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और सत्यशोधक समाज की स्थापना कब की गई थी? 1873 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद 9वां प्रश्न आता है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। कब दिया? 1942 का जो आंदोलन शुरू किया था, यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है, शुरू किया था भारत छोड़ो आंदोलन। यहाँ पर गांधी जी ने ये नारा दिया था और ये नारा काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था। जब बॉम्बे में एक सभा को संबोधित कर रहे थे गांधी जी, ठीक है, तो वहाँ पे नारा दिया था, करो या मरो, डू एंड डाई, ठीक है, डू और डाई, ठीक है, ये नारा दिया था गांधी जी ने, ठीक है। और इस नारे को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से स्वीकार भी किया था। अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 10वां, सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद किसे अध्यक्ष बनाया गया या किसे ये प्रस्ताव दिया गया? तो इसका उत्तर है हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों ध्यान रखिएगा, 1938 में, ठीक है, 1938 में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे और 1939 में भी अध्यक्ष चुने गए, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हुआ,
1939 में जब त्रिपुरी अधिवेशन हुआ तो इन्होंने काफ़ी बड़े अंतर से पट्टाभी सीतारमैया को हरा दिया। पट्टाभी सीतारमैया को हरा देते हैं। पट्टाभी सीतारमैया जो थे गांधी जी के समर्थक थे और गांधी जी द्वारा इनको चुनाव लड़ाया गया था, लेकिन पट्टाभी सीतारमैया हार जाते हैं। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, लेकिन होता यह है कि कांग्रेस की जो कार्यकारिणी थी और गांधी जी उनका सहयोग नहीं करते हैं, इसीलिए बाद में सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में इस्तीफा दे देते हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद से। और इसके बाद 1939 में वो एक अपनी पार्टी की स्थापना करते हैं जिसको बोलते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना 1939 में की थी। जे.बी. कृपलानी जी की बात कर लेते हैं। जे.बी. कृपलानी जो थे 1947 में जो हमारा देश आज़ाद हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ये प्रश्न बनता है। ठीक है, अब आ जाते हैं ज्योग्राफी का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 11। ठीक है, प्रश्न नंबर 11 है सलल पनबिजली परियोजना किस नदी पर है? तो इसका उत्तर है चिनाब नदी पर है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सलल पनबिजली योजना या सलल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कहाँ पे? जम्मू एंड कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, राज्य कौन सा है? जम्मू एंड कश्मीर है। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं बसंत विषुव। ठीक है, यानी कि वर्नल इक्विनॉक्स। ठीक है, कब होता है दोस्तों? कब होता है? जब हमारे दिन और रात बराबर होते हैं, और दिन और रात दो जगह बराबर होते हैं। एक तो 21 मार्च और कब बराबर होते हैं? 23 सितंबर। तो इनको याद रखने का तरीका क्या है? इनको अगर जोड़ेंगे तो ये क्या आएगा? 44, यानी कि 4-4। ठीक है, तो 4-4 ये बराबर हैं तो दिन और रात बराबर होंगे, यानी कि जो सूर्य की किरणें हैं वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं। भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, ध्यान रखिएगा। तो बसंत की बात हो रही, बसंत की ऋतु कब आती? मार्च में। तो इसका उत्तर हमारा 21 मार्च को है। 23 सितंबर की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है? शरद विषुव होता है। क्या? शरद विषुव। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शरद विषुव होता है। अब एक चीज़ और आती है शीत अयनांत और ग्रीष्म अयनांत। ठीक है, शीत अयनांत जब होता है जब उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे छोटा होता है और रात सबसे बड़ी होती है, और यह आता है 22 दिसंबर को। इसको क्या बोलते हैं? शीत अयनांत। ठीक है, अयनांत, यानी कि इस समय क्या होता है? मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा ग्रीष्म अयनांत। ग्रीष्म अयनांत कब होता है? 21 जून को। कब? 21 जून को ग्रीष्म ऋतु होती है, और यहाँ पर क्या होता है? कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। ध्यान रखिएगा, कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध में दिन सबसे बड़ा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो कर्क रेखा है वो उत्तरी गोलार्ध में और मकर रेखा जो है वो दक्षिणी गोलार्ध में। अब अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। राजस्थान में खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, जो खेतड़ी परियोजना है या खेतड़ी वाला जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल से ही प्रसिद्ध रहा है एक तत्व के लिए। कौन सा तत्व है? वो तांबा है। ठीक है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तांबे के लिए। ठीक है, ये अरावली की तलहटी में है ये क्षेत्र, तो ये हमारा तांबे के लिए प्रसिद्ध है, कॉपर के लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पर स्थित है दोस्तों? असम में स्थित है। ध्यान रखिए, सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में 11 राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी बोला जाता है। सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा वन जो है, वन भी कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश में है। और असम में जो काजीरंगा उद्यान है ये एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पे हाथी भी पाए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। फिर पश्चिम बंगाल में क्या है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान है, टाइगर रिजर्व सुंदरवन में है। ठीक है, फिर केरल में भी बहुत सारे जैसे मुथुमलाई वगैरह राष्ट्रीय उद्यान है, ध्यान रखिएगा इनको। तो ये क्वेश्चन राष्ट्रीय उद्यान से जरूर बनेगा। अब आगे प्रश्न पर बात कर लेते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 15वां।
कौन सी नदी हिमालय नदी तंत्र की नदियां हैं या हिमालयी नदी तंत्र का हिस्सा है। ठीक है, तो दोस्तों भारत में 2 नदी तंत्र हैं, हिमालय नदी तंत्र और दूसरा क्या है, प्रायद्वीपीय नदी तंत्र। प्रायद्वीपीय यानी कि दक्षिण भारत की नदी है। हिमालय की नदियां जो हैं वो सदानीरा हैं, हमेशा पूरे वर्ष पर्यंत बहती रहती हैं, जबकि जो प्रायद्वीप भारत की नदियां हैं वो वर्षा पर निर्भर हैं। तो हिमालय की नदियां कौन सी हैं, एक तो गंगा है और दूसरा ब्रह्मपुत्र है। ध्यान रखिएगा, गंगा है ब्रह्मपुत्र, तो हमारा उत्तर हो जाएगा बी। जो कावेरी और गोदावरी नदियां हैं ये कौन सी हैं, प्रायद्वीप तंत्र का हिस्सा हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। गंगा कहाँ से निकलती है, उत्तरकाशी जनपद, कहाँ पे है, उत्तराखंड में। उत्तराखंड में उत्तरकाशी से निकलती हैं। ठीक है, गंगोत्री ग्लेशियर से। और ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील के निकट। ठीक है, मानसरोवर झील के निकट एक ग्लेशियर है, एक हिमनद है, चेमायुंगडुंग। ठीक है, चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से निकलती हैं। कौन, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र नदी है जो नाम है वो पुल्लिंग है, जबकि गंगा स्त्रीलिंग है, कावेरी भी स्त्रीलिंग है और गोदावरी स्त्रीलिंग है। तो कभी हिंदी में आ जाए कि इसमें पुल्लिंग छाटिए तो ब्रह्मपुत्र क्या है, ब्रह्मपुत्र पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न पर बात कर लेते हैं, बैंक दर क्या होती है। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा हमारा डी। कोई भी केंद्रीय बैंक है वो जब कॉमर्शियल बैंकों को ऋण देती है या उधार देती है तो उस पर जो ब्याज की दर होती है उसको बैंक दर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, बैंक दर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, इसका उत्तर हमारा डी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17, यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे, ठीक है, तो साख सर्जन पर क्या असर होगा, यानी कि CRR ठीक है घटा दे तो क्या होगा। ठीक है, कोई असर नहीं होगा, साख घट जाएगी, साख बढ़ जाएगी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों साख क्या है, नगदी। ठीक है, जो नगद पैसा है उसकी बात हो रही। तो साख सर्जन पर क्या होगा, कोई असर नहीं होगा। क्या होगा, साख बढ़ जाएगी। साख क्या है, बढ़ जाएगी। ध्यान रखिएगा। CRR से क्या तात्पर्य है, CRR वह धन है जो केंद्रीय बैंकों के पास रखा होता है। किसका, अन्य बैंकों का केंद्रीय बैंक के पास रखा होता है। ठीक है, तो क्या है, साख बढ़ जाएगी। ठीक है, साख सर्जन बढ़ जाएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है। ठीक है, किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होता है, तो और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य केंद्र क्या होता है, लाभ अर्जित करना। तो ये हो गया हमारा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें मुख्य उद्देश्य क्या होता है, लाभ। और समाजवादी अर्थव्यवस्था है जिसमें क्या होता है, धन वितरण। ठीक है, धन वितरण। लाभ नहीं देखा जाता है, इसमें देखा जाता है समाज के लोगों को समान रूप से धन का वितरण हो रहा है या नहीं, संसाधन मिल पा रहे हैं या नहीं है। तीसरी आती है मिश्रित अर्थव्यवस्था, जो पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रित रूप है, मिला जुला रूप है। यानी कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर बात कर लेते हैं, 100 रुपये का नोट किसके द्वारा हस्ताक्षरित होता है। ठीक है, तो 100 रुपये के नोट पर RBI के जो गवर्नर होते हैं उनके साइन होते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो 1 रुपये का नोट छोड़कर जितने भी नोट हैं, 1 रुपये का, ठीक है, 1 रुपये का नोट छोड़कर जितने भी नोट हैं उन पर सब पर क्या होते हैं, RBI के जो गवर्नर हैं, भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं उनके हस्ताक्षर होते हैं। जबकि 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं, जो वित्त सचिव है उनके हस्ताक्षर होते हैं। और 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है, करता तो RBI है लेकिन भारत सरकार के तत्वाधान में। ठीक है, भारत सरकार इसको जारी करवाती है। ठीक है, अब आते हैं अंतिम प्रश्न पर। आज के वीडियो का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, क्या है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है। फेमा का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका उत्तर हमारा हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। क्या हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट।
ये क्यों लाया गया था? इसका मुख्य उद्देश्य है जो विदेशी मुद्रा है उसको कैसे से मैनेज किया जाए, उसका विनियमन किया जाए कि विदेश से जो पैसा आ रहा है वो लीगल तरह से आ रहा है या इलीगली आ रहा है। ठीक है, तो ये अधिनियम कब पारित किया गया दोस्तों, ध्यान रखिएगा, 1999 में ये अधिनियम पारित किया गया। ठीक है, पहले क्या था, फेरा था, फेरा, पहले इस अधिनियम का नाम फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। फिर इसको बाद में क्या किया गया, इसका नाम बदलकर फेमा कर दिया गया, यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो इस तरह से ये रहे हमारे आज के 20 प्रश्न, यूपी SSC एग्ज़ाम 2021 के जो 20 प्रश्न हैं, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न थे, उनको आज हमने देखा है। अगले वीडियो में हम बाकी के GS के प्रश्न करेंगे, फिर आपके लिए एक वीडियो लाएंगे जिसमें रीजनिंग और मैथ करवाएंगे। ठीक है, तो कैसा लगा हमारा वीडियो? अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए। इसी के साथ हम अपनी बात को ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।